आपकी मेन क्लास है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, बात समझिएगा पहले, ठीक है। मेन चीज ये है एरिल हैलाइड्स, ठीक है। एरिल हैलाइड्स केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी तीन दिखाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले पहली कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी होती है रिएक्शन विद मेटल्स। तीन तरह की रिएक्शन को ये शो करेंगे। फ्रीडेल, क्राफ्ट, एसिटिलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलेशन, है ना। एसिटिलेशन ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? NaCl3 की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन करा देंगे रिएक्शन। एसिटिल क्लोराइड का मतलब होगा CH3COCl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3, उसमें आपने CH3 को अटैच किया, इसमें कौन सा हो जाएगा? CH3CO अटैच होगा। Cl जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, पहला वाला मेजर होगा इसमें प्लस ClCO CH3, ये फिर आपका एसिटिल, ठीक है। हेलो बच्चों, तो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स के अगले लेक्चर पे आ गए। तो यहाँ की हम स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरिन्स की पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टीज। तो पहले कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आगे काम आएंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि हेलो एरिन्स होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन भी वाटर में क्या थे? इनसॉल्युबल थे। और हेलो एरिन्स भी वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए हेलो एरिन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज की देखें, ये जो है एरिल हैलाइड्स होते हैं वो एल्किल हैलाइड के कंपेयर में कम पोलर नेचर के होते हैं, कम पोलर नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि एरिल हैलाइड में, एरिल हैलाइड में जो एरिल हैलाइड में जो कार्बन होता है, CX बॉन्ड होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, जबकि एल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड बनता है वो बनता है sp3 नेचर का, ठीक है। एरिल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा जो जुड़ता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। और sp और एल्काइल हैलाइड में कौन सा हाइब्रिडेशन बनता है? sp3, ठीक है। तो इस वजह से जो है CCl की बॉन्ड होती है, यहाँ पे C और हैलाइड के बीच के जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इस बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड लेंथ में क्या होगी? कम होगी। फिजिक्स में हमने पढ़ा है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P क्या होता है? 2qL। तो P किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ कम है तो पोलर नेचर भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। डायपोल नेचर से कम हो जाता है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हम चलते हैं कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है इसका, यहाँ पे CX का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एरिल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के C और X के बीच का डिफरेंस, या C और Cl के, और एल्किल में C और CX के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो CCl का डिफरेंस होता है एरिल हैलाइड में कम होता है, यानी एल्किल हैलाइड यानी AR का है ये वाला ज्यादा होता है और ये वाला कम होता है, ठीक है। यानी किसका ज्यादा होगा? एल्किल हैलाइड का। CCl बॉन्ड का डिफरेंस किसका ज्यादा होगा? एल्किल हैलाइड का ज्यादा होगा। अगला पॉइंट देंगे वो ये होगा कि जो पैरा आइसोमर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, ठीक है, ये बड़ा होता है किससे? ऑर्थो और मेटा आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट से। इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, इससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है पैरा आइसोमर का स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है। पैरा आइसोमर का स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल, कोई डाउट? पैरा आइसोमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। देखिए इसमें चेंज कर लीजिएगा ना, ऐसे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है पैरा का
melting point of para isomer is greater than melting point of ortho and meta isomer। ठीक, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पैरा आइसोमर का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिससे इसका जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसकी पैकिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, बेटर पैकिंग होने की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों? ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो है इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग है इसकी बहुत बेटर हो जाती है। ठीक है, इसके लेटिस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो पैरा आइसोमर का जो है किसी भी सॉल्वेंट में, एक चीज और देखो, किसी भी गिवन सॉल्वेंट में, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट, देखो अब इसमें क्या चीज आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा हुआ? पैरा आइसोमर के बीच में हुआ। पैरा आइसोमर के बीच में फोर्स, पैरा आइसोमर में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट जो सॉल्युबिलिटी होती है पैरा आइसोमर की, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो आइसोमर की कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होता है? ऑर्थो आइसोमर है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, पैरा और मेटा आइसोमर है वो कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब अगर हम देखें डाई हेलोजन बेंजीन के, तो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, तो वो टेबल बना दिया होगा, उसे आप देख लीजिएगा ना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर आते हैं। तो मेन पॉइंट स्टार्ट यहाँ से आपकी मेन क्लास है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, बात समझिएगा पहले। ठीक है, मेन चीज ये है एरिल हैलाइड्स। ठीक है, एरिल हैलाइड्स केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी तीन ही दिखाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टी में तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहली कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी होती है रिएक्शन विद मेटल्स। तीन तरह की रिएक्शन को ये शो करेंगे। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एल्किल हैलाइड भी दिखाते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एरिल हैलाइड भी दिखाते थे। लेकिन एल्किल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज्यादा शो करते हैं, और एरिल हैलाइड होते हैं वो कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, एरिल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसा दिखाते हैं? लेस, कम दिखाते हैं, किसके कंपैरिजन में? एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्यों दिखाते हैं? लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एल्किल हैलाइड। अब क्यों, क्या रीजन से? चार मेन रीजन लेंगे हम। क्या रीजन से इसके? पहला रीजन होता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड का नेचर होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करते जाते हैं साथ ही साथ में, पॉइंट बाद में आते जाएंगे। ठीक है, सी एक्स बॉन्ड को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सी एक्स बॉन्ड को पहले एक्सप्लेन, सी एक्स बॉन्ड में क्लियर बात है कि जो है एल्किल हैलाइड में सी एक्स बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? sp3 नेचर का होता है। कैसा होता है? sp3 नेचर का होता है। ठीक है, एरिल हैलाइड में सी एस बॉन्ड है वो कैसे नेचर का है? sp2 का है। और एल्किल हैलाइड में कैसा था? सी एक्स बॉन्ड sp3 नेचर का है। ठीक है, sp3 नेचर का है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बॉन्ड का? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर हम देखें तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे? sp2 से, है ना, sp2 से, और इससे ज्यादा जो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर किया जाए तो
sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ sp3 से, जिससे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को इजीली रीच नहीं कर पाएगा, इसलिए sp2 क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर होगा ना, Nu माइनस चाहिए उसे, ठीक है, और ये क्या है, उसको होल्ड किए हुए दे नहीं रहा इजीली, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्लो पड़ जाएगी, है ना, इसलिए ये क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, केमिकली कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा रीजन हम इसका लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा रीजन लेते हैं हम इसका रेजोनेंस, ठीक है। एरिल हैलाइड होते हैं वो क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अभी इसको हम प्रूव करेंगे कि सी एरिल हैलाइड होता है उसमें CX बॉन्ड होता है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का होता है, कैसा होता है वो, पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का होता है। तो इसका देखते हैं हम क्या बनता है इसका एल जो है उससे रेजोनेंस से, ठीक है। ये हमने लिया हेलोजन, ठीक है, हैलाइड लिया 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब क्या हुआ, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल था, इसने लोन पेयर दे दिया अपना इस कार्बन को, इस कार्बन पे अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, इसलिए ये जो बॉन्ड है वो उठ के पहुंच जाएगा इस कार्बन पे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, अच्छे से थोड़ा सा इसे समझिएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड एक्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका था, इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका था, अब यहाँ पे कितना बचा जी, 2 लोन पेयर बचे, क्योंकि एक लोन पेयर क्लोरीन ने वो क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है, क्योंकि क्लोरीन ने एक लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए क्या साइन आएगा इस पे, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया था, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका है, और ये बॉन्ड अपने जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम देखें, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये वाले बॉन्ड पे दे दूं, तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये वाला कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन को प्रोवाइड करा दी जाए, तब ये स्थिति बनेगी आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया आपका, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड अपना लगा हुआ था, ये लगा हुआ था, ठीक है। अब अगली बार में मैंने क्या किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मैं अगर इस कार्बन को दिला दूं, तो ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है इस कार्बन में पहुंच जाएगा, तब जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो ये से प्रोवाइड करा, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा था वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो डबल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ पे शेयर हो गया और इस पे इलेक्ट्रॉन को मिल गया, ठीक है। तो ये रेजोनेंस दिखाया, ठीक है। अगर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान से सोचेंगे। अब इस तरीके से ये इसने ऐसे ऐसे करके अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनाए, इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनेंगे। इसको जनरली हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसका हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। ये देखो पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का है ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस तरीके से। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो जो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो, ठीक है। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि जो CX बॉन्ड है वो कैसे नेचर का है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का है, CX बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का है, ठीक है। किस वजह से है, रेजोनेंस की वजह से है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड का होने की वजह से इसमें जो हेलोजन का रिमूवल है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम का
रिमूवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हैलोजन एटम का रिमूवल डिफिकल्ट होने की वजह से जब ये हैलोजन एटम को रिमूव नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसा शो करेगा, लेस रिएक्टिव माना जाएगा ये, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो है सी एक्स बॉन्ड होता है हेलो एरिन्स में, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। वन वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछे जाए ना तो केवल इतना लिख के आओगे आप, जी मेन चीज इसकी। सी एक्स बॉन्ड कैसे नेचर का होता है हेलो एरिन्स में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की होने की वजह से इसमें जो रिमूवल होता है हेलोजन का वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे जो है ये कम रिएक्टिव होता है, रेजोनेंस इफेक्टिव। अगला पॉइंट इसका हम लेते हैं जो है इसी में, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है। फिनाइल कैटायन है ना, फिनाइल कैटायन क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। भाई ये ऐसे नहीं तो ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे बन जाए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या रहती है उसमें, चलती रहती है, जिससे जिससे इसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। थर्ड पॉइंट लेंगे हम, एरिन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। एरिन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। यानी बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिख देता हूं इसे, बेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको अप्रोच नहीं कर सकता। देयरफॉर a strong nucleophile cannot approach easily। तो बेंजीन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं इसका, हेलोजन के प्रति जो आप पहले एल्किल में देखा था आपने, एल्किल में हमने पढ़ा था आर एक्स में जो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर था हेलोजन में वो ये था, आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। ये किसका ऑर्डर था, लिविंग ग्रुप का था। किसमें था ये, हेलो एल्केन्स में, हेलो, ठीक है। अब देखो एरिन्स में क्या ऑर्डर बन जाता है, इसका रिवर्स ऑर्डर बन जाता है। एरिन्स में क्या ऑर्डर बन जाएगा इसका रिवर्स, ए आर एफ, ए आर सी एल, ए आर बी आर, ए आर आई, ठीक है। ये ऑर्डर कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हाई रिएक्टिविटी होती है एरिल फ्लोराइड की, वो किस वजह से होती है, क्योंकि फ्लोरीन इज कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब हमें ये सोच रहे थे कि जो ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होना चाहिए था वो एरिल आयोडाइड को होना चाहिए था, लेकिन हाई रिएक्टिव हुआ कौन, एरिल, एरिल फ्लोराइड हुआ है। क्यों हुआ है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, है ना, जिससे ये स्टेबलाइज कर देगा किसको, कार्बो एनाइन का, कार्बन एनाइन बना देगा स्टेबलाइज, ठीक है। कार्बन एनाइन बना देगा और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन आ जाएगा, इसलिए ये जो है ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो ये मेन रीजंस थे जिस वजह से जो है हेलो एरिन्स होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, हेलो एल्केन्स से, ठीक है। अब पहली रिएक्शन में पहुंचते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन का नाम लिख देते हैं डाउस प्रोसेस, नेम रिएक्शन में लिखिए इसका डाउस प्रोसेस। क्या है डाउ प्रोसेस, ठीक है। डाउ प्रोसेस में क्या होता है कि जो है क्लोरोबेंजीन है इसको फिनोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल भी है ये, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। तो उसका भी जो है ये रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को इसमें कन्वर्ट करेंगे फिनोल में, तो समझिएगा इसे अच्छे तरीके से किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, पहले से रिएक्शन कराऊंगा मैं NaOH। देखो अब एक चीज तो आप समझ गए, ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है,
ये रिएक्शन होती है क्योंकि कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होंगी, ये होती है ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एरिन्स की, वो इजीली नहीं होती है, ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सब चीजें लेनी पड़ती है। तो NaOH लिया, NaOH का क्या सोल्यूशन है, ये एक्वा सोल्यूशन। अब देखिए इसमें लगभग 350 वेरी हाई टेम्परेचर और लगभग 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया आपने। अब ये क्या बना, ठीक है, NaOH HCl के साथ चला गया तो HCl में, यहाँ पे क्या बना ONA HCl, ठीक है, ONA प्लस HCl, ठीक है, इसको ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको ले लेंगे ONA को। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा सोडियम फिनॉक्साइड, से क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया मैंने। सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने, जो ये एचाइन मिला मुझे, इससे रिएक्शन करा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा एचाइन फिनॉल, वाटर किसमें ब्रेक होता है HOH में, फिनॉल प्लस दोबारा से लौटी कौन आ जाएगा NaOH, NaOH। ठीक है, ये रिएक्शन बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आपने इसे क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, फिनॉल। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। इसमें केवल यही एक रिएक्शन जो हेलो एरिन्स में इंपॉर्टेंट है, बाकी करेंगे सब रिएक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। देखिए क्या था इसमें मैकेनिज्म इसके में, ठीक है, OHN ये कहाँ से मिला हमें, NaOH के एक्वा सॉल्यूशन से मिला, OHN में मिला इसमें। ठीक है, अब देखो, अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे क्या होता है CH होता है ना, तो H होता है, यहाँ पे क्या होता है CH होता है, H होता है। ठीक है, तो ये देखो HOH क्या बन जाएगा H2O, किसमें कन्वर्ट हो गया H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब अगली स्थिति क्या बनी इसकी Cl। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है ना, तो जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा वहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है, और ये हमने रिएक्शन कराया Na आयन से, ठीक है, सोडियम आयन से। ठीक है, सोडियम आयन से। तो अब ये क्या बचा, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वो कम है, वो यहाँ पहुंचेगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन से कहाँ से प्रोवाइड करा देगा, जो सोडियम आयन पे कमी है वो कहाँ से मिल जाएगा, Cl से मिल जाएगा। तो ये किस में पहुंच गया NaCl में, ये किस में पहुंच गया NaCl में। ठीक है, तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो डबल था, अब यहाँ पे एक और की कमी हो गई, इसे समझते हैं ध्यान से, ये और ये यहाँ पे जो बन गया। ठीक है, ये बन गया, ये बेंजाइन बन गया, क्या बन गया बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे बेंजाइन, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे NaCl के साथ चला गया, एक और बॉन्ड टूट गया इस पे, ये क्या बन गया बेंजाइन बन गया आपका। ठीक है, अब हम इसे देंगे OH। ठीक है, अब हम इसे देंगे OH। ठीक है, अब OH मिला इसे। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचा, तब देखो क्या स्थिति बनेगी इसकी। ठीक है, ठीक है, तब देखो क्या स्थिति बनेगी इसकी, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ये OH आ गया, क्या अटैच हो गया OH, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, और यहाँ से गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी है। देखिए यहाँ पे क्या रहा O नेगेटिव, क्यों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में था वो इस पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा O नेगेटिव, और H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गया, H नेगेटिव H यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब इसे हम दोबारा से देंगे Na, क्या देंगे Na मिलेगा, तो जो O नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इस पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे क्या बन जाएगा फिनॉक्साइड बन जाएगा ये। तो ये क्या रहा आपका ON क्या। ठीक है, अब डायरेक्ट HCl में डाला इसे, तो Cl किसके साथ चला जाएगा Na के साथ, NaCl हो गया, और यहाँ पे कौन आ गया OH। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था, इस तरीके से जो है फिनॉल का प्रिपरेशन होता है।
ठीक है, तो इंपोर्टेंट रिएक्शन इसी वजह से है ना। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, है ना। अब इसमें देखो एक चीज और होती है कि जो है ईडब्ल्यूजी, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें हम अटैच कर दें, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 कर दें ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, तो क्या होता है, इससे इसकी रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर हम जो है इसमें ईडब्ल्यूजी ग्रुप अटैच कर दें, इसी रिएक्शन में डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूजी ग्रुप लगाने से, ठीक है, ऐड कर देंगे ईडब्ल्यूजी ग्रुप की प्रेजेंस में, देखो क्या होता है, Cl, मैंने NO2 जोड़ दिया, ईडब्ल्यू ग्रुप लगा दिया इसमें, NaOH, ठीक है, और H है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, तो ये क्या होगा हमारा OH NO2, या फिर एक और लें Cl NO2 NO2, ठीक है, ये लगा लिया मैंने, ठीक है, किस पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, मेटा पे नहीं लगाएंगे, मेटा डोनेटिव नहीं होता है, 368 केल्विन H, देखो पहले एक NO2 था 443, दो NO2 ले लिए मैंने ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर, तो टेम्परेचर कम, यानी उतना ही जो है डस्ट कंडीशंस कम होती जाएगी, ठीक है, OH बनेगा NO2 NO2, अगर एक और चीज कर लूँ मैं, Cl NO2 तीनों पोजीशन पे ले लिया, ऑर्थो मेटा, नहीं सॉरी, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, 3 NO2 तीन मैंने ईडब्ल्यू अटैच कर लिया, तो अब केवल गर्म करके काम चल जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, H2 के साथ गर्म कर दो तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, OH NO2 NO2 NO2, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हेलो की एरिन में अगर हम जो है इसको ऐड करें किसी भी डब्ल्यू ग्रुप को, तो रिएक्शन में थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, आपके रिएक्टिविटी है वो क्लोरोबेंजीन की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सीधी बात है। कम होने का रीजन क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, जिससे क्या होता, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर के इलेक्ट्रॉन उसको हेलो एल्कीन्स को रिलीज करना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिट कर देगा, और क्या, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, क्या करता है जी, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ने क्या किया, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम रिंग, इसका रीजन मैं लिख देता हूँ ऐसा, इसलिए क्या किया, इसकी पूरी लैंग्वेज लिख लो, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाता है। तो NO2 ग्रुप ने क्या किया, है ना, देखो EW ग्रुप का दो पे काम बताता हूँ, EWG एट ऑर्थो पैरा, यहाँ पे क्या करेगा ये, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, है ना, जिससे क्या हो जाता है, जो है कार्बो एनाइन बन जाता है, कार्बे एनाइन बनेगा, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्यों हुआ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिंग जो है, जैसी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ये, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, वो फैसिलिटी होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इजी हो जाएगा, इस वजह से ये बढ़ा देता है। और वहीं पर अगर EWG एट मेटा पोजीशन पे क्या करता है, EWG मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं विड्रॉ करेगा, नो इलेक्ट्रॉन density is found in any resonance structure on कार्बन, ठीक है, कौन सा कार्बन जिससे NO2 अटैच होता है, उस कार्बन पर कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है, जिससे क्या होगा, मेटा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्लेस कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जिससे हेलो ग्रुप के द्वारा OH को रिप्लेस करने का कोई एक्शन नहीं होता है, इस वजह से ऑर्थो पैरा पर EWG NO2 होता है वो रिप्लेस कर सकता है, मेटा पर रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये इसका रीजन होता है, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय शाइनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय शाइनो ग्रुप, ठीक है, साइनाइड ग्रुप के द्वारा कैसे रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, देखिए
जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लिया, CuCN से रिएक्शन करा दिया, प्रेजेंस ऑफ DMF, इसमें भी टेम्परेचर सेम लिमिट के रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉपर के साथ ब्रोमीन जाएगा, इसे रिप्लेस कर देगा ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि एक रिप्लेस होगा तो दूसरा जाएगा। ठीक है, एक रिप्लेस होगा दूसरा जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे इसकी जगह किसने ले ली, CN से। CN यहाँ पे क्या पहुंच गया, CuBr। ठीक है, अगला देखते हैं हम, रिप्लेसमेंट बाई एमिनो ग्रुप। अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं अमीनो। तो 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, रिएक्शन विद NH3, प्रेजेंस ऑफ Cu2O, 473 केल्विन। इसमें भी डायस्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी, एटम में प्रेशर रहेगा 60। NH3 को आप रिप्लेस कर दिया करो H और NH2 से, H और NH2। अच्छा, इसका जो रेजोनेंस है ना, वैसे तो आ गया होगा समझ में, लेकिन इसका मैं एक ट्रिक बना दूंगा रेजोनेंस का, तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सीखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा 135 रूल से कराया होगा, 135 रूल से करा दूंगा मैं इसका, तो उससे सीख लीजिएगा, है ना। 135 ध्यान रखेंगे, उससे बन जाएगा। मैं इसका शॉर्ट डाल दूंगा अलग से, NH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, H। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, H2 पहुंचाओ, और ये 2CuCl प्लस H2O। तो इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट होता है एमिनो ग्रुप द्वारा। ठीक है, तो ये दो मेन रिएक्शन थी जो हमने सीख ली। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं कि ये नंबर 2 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कैसे करता है। हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E प्लस वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है ना। देखो क्या होता है इसमें, हेलोजन एटम होते हैं बेंजीन रिंग पे, वो कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजन एटम होंगे बेंजीन रिंग पे, हेलोजन एटम ऑन बेंजीन रिंग, हेलोजन एटम ऑन बेंजीन रिंग क्या होते हैं जी भाई, ये होते हैं डीएक्टिवेटिंग। कैसे होते हैं ये, डीएक्टिवेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग क्या है, एक्टिवेटिंग क्या है, लास्ट वीडियो में कराया था आपको। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और लेकिन कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, बट ओपी डायरेक्टिंग। ठीक है, ओपी डायरेक्टिंग, इसे ऐसे याद रख सकते हो, हेलो डायरेक्टर ओम प्रकाश। ठीक है, हेलो से हेलोजन हो गया, डायरेक्टर से डायरेक्टिंग हो गया, किस पर, ओम प्रकाश से कौन हो गया, ओपी, ओ से ओम, पी से प्रकाश। ठीक है, इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो हेलोजन एटम होते बेंजीन रिंग पर, जिससे क्या करेंगे जी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या बढ़ा देंगे जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। किसे, कहाँ पे बढ़ा देंगे, हेलोजन एटम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या कर देंगे, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देते हैं, किस वजह से कर देते हैं, किस प्रॉपर्टी, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हेलोजन एटम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाते हैं, यानी इनमें बेंजीन रिंग से, देखो दोनों प्रभाव दिखाए, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, हेलोजन बिल्कुल दिखाती है। इससे क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे, तो इनमें टेंडेंसी होती है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की भी। इसलिए क्या हो जाते हैं, जो रिंग होती है वो स्लाइटली डीएक्टिवेटेड हो जाती है बेंजीन की कंपैरिजन में। यानी बेंजीन, एक तो केवल बेंजीन है, और दूसरा कौन सा है, ऐसा बेंजीन जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है, माइनस के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, है ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में कैसी होगी, स्लो। कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, ARX में क्या होगी, स्लो होगी, कंपैरिजन ऑफ AR, यानी बेंजीन की कंपैरिजन में स्लो होगी। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी द रिंग
ड्यू टू विच, ठीक है। मैं इसको पूरा एक वर्ड में करके और लिख देता हूँ, जो समझ में आ गया होगा, पूरा इसको एक वर्ड में करके और लिख देता हूँ, छाप लेना जी, काम में आ जाएगा। देखो क्या था, ये है हैलाइड, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ठीक है। तो हैलाइड अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये से यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा, यानी ड्यू टू प्लस एम, इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, प्लस एम काट दिया, प्लस मैजोमेरिक इफेक्ट हेलोजन increases electron density in the ring due to which, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक इज अटैच्ड टुवार्ड्स रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक है वो रिंग की तरफ अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन का हो जाता है। अगला रिएक्शन पढ़ते हैं इसी में, हेलोजनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अगला हम पॉइंट चलते हैं हेलोजनेशन। हेलोजनेशन रिएक्शन का जुड़ेगा, है ना। तो क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, ठीक है, और रिएक्शन किया Cl2 से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमने किया इसे हीट, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसे हम जो है हीट करेंगे, तो ये हमें बनेगा, ठीक है। कहाँ जुड़ेगा जी, ऑर्थो और पैरा पे, Cl प्लस एक जहाँ पे जुड़ेगा वहां से एक H निकल जाता है, इसके साथ में क्या पहुंच जाएगा, HCl, ठीक है, पैरा वाला, ठीक है। ये वाला जो है ऑर्थो आइसोमर है ना, ये वाला कौन सा है, ऑर्थो आइसोमर है, ये वाला पैरा आइसोमर है। इसमें कौन मेजर बनता है, ठीक है, पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। ये मेजर आइसोमर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। हेलोजनेशन में हेलोजन को ऐड करोगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। सल्फोनेशन में रिएक्शन कराएंगे आप H2SO4 से, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, क्लोरोबेंजीन लिया प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हम करेंगे इसे हीट। H2SO4 को देखो, कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो रिएक्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ब्रेक करना। जैसे H2 से रिएक्शन करोगे तो उसे ब्रेक कर लिया करो HOH में, NH3 से करने वाले हो तो HNH2 में, H2SO4 से करने वाले सल्फोनेशन तो OHSO3H में, HNO3 से करोगे नाइट्रेशन तो OHNO2 में। इस तरीके से जो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए Cl, इसको ब्रेक किया OHSO3H, आपको बताया कि देखो नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, ब्रेक होगा OHNO2 में। Cl कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन, इसे ब्रेक करो OHNO2 में। जहां भी लगाओगे ऑर्थोपैरा पोजीशन पे वहां से H निकलेगा, HOH मिलके किस में जाएंगे, H2O में, ये NO2 लगा दोगे, है ना। ClNO2 प्लस ClNO2 प्लस H2, ठीक है, ये बन जाएगा इसका, है ना। हेलो एरिल प्लस हेलो एल्किन, हेलो एरिल प्लस हेलो एल्किन दोनों रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो ये क्या है, CH3 है, ठीक है, CH3 अटैच हो जाएगा दोनों में, CH3 प्लस, ठीक है, CH, है ना। हर किसी में जितने भी लिखे ना, चाहे सल्फोनेशन हो चाहे नाइट्रेशन हो, सब में पैरा आइसोमर ही मेजर होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रीडल एसिटिलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, है ना। एसिटिलेशन ले लेंगे इसमें,
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, NaOH AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे। इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3COCl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, उसमें आपने CH3 को अटैच किया, इसमें कौन सा ग्रुप जाएगा, CH3CO अटैच होगा। Cl जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, पैरा वाला ही मेजर होगा इसमें भी, प्लस Cl CO CH3, ये फील्ड का आपका इसी तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंडक्टिव फैक्टिव या फिर डिस्टेबलाइज हो जाती है कार्बोकैटायन में, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में। ये 2 पॉइंट और इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब रिएक्शन विद मेटल, लास्ट टॉपिक है इसका, तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। तो बहुत सारी रिएक्शन है मेटल्स की, उनसे रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो एक पहली रिएक्शन लेते हैं, बोर्डज-फिटिक रिएक्शन, बोर्डज-फिटिक रिएक्शन, ठीक है। आपको कराया था बोर्डज रिएक्शन क्या था, RX + 2Na + XR ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो उसमें दोनों क्या थे, एल्किल एल्किन थे। बोर्डज-फिटिक में एक एल्किन का हैलाइड होगा और एक किसका होगा, एरिल का होगा। तो एरिल का हैलाइड मैंने ले लिया, प्लस 2Na + RX प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। क्या बनेगा, ये पहुंचा दो NaX, इसे इधर पहुंच दो, ठीक है। तो ये क्या बना, R + NaX, ठीक है, R + NaX + एक NaCl के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। इस तरीके से रिएक्शन होती है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो R जो एलाइल ग्रुप है, एल्केन है, वो आप यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है। अगला होता है आपका फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में दोनों ही हैलाइड होंगे, ठीक है, वो किसके होंगे, एरीन के होंगे। तो मान लीजिएगा दोनों हैलाइड मैंने एरीन के ले लिए, है ना, डायरेक्ट लिख दिया, Cl बेंजीन क्लोरोबेंजीन + क्लोरोबेंजीन दोनों लिए, प्लस 2Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये किसमें चला गया, 2NaCl में, और बने क्या, 2 बेंजीन ग्रुप, यानी बाइफिनाइल + 2NaCl, ये क्या कहलाती है, वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। कौन सी है ये, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। एक होती है उल्मान रिएक्शन, ठीक है, उलेमान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन ये आयोडीनेशन के लिए होती है केवल, बस आयोडीनेशन। उल्मान रिएक्शन से हम क्या करेंगे, आयोडीनेशन करेंगे। कैसे आयोडीनेशन होता है उल्मान रिएक्शन से, 2 बेंजीन लिया, आयोडो बेंजीन लिया, प्रेजेंस ऑफ Cu, तो इससे क्या बनेगा, एक तो बाइफिनाइल प्रोडक्ट के रूप में चला जाएगा, बाइफिनाइल बनेगा, 2 है ना, तो बाइफिनाइल बनेगा, प्लस कॉपर आयोडीन के साथ चला जाएगा, Cu2I, ये केवल आयोडीन के जो आयोडो एरिन होगा उसके लिए किया जाता है, आयोडो एरिन के लिए, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं मैग्नीशियम के साथ, क्या बनेगा इसमें, गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसमें बनता है गिगनार्ड्स रिएजेंट, X + Mg ड्राई ईथर, इसकी वजह से रिएक्शन करेंगे, तो बेंजीन RMgX होता है ना, MgX, तो क्या बन जाएगा इससे, गिगनार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा।